नमस्कार दोस्तों। तो आज आप लोगों को क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 2 राजा किसान और नगर के बारे में बताएंगे। तो उसके लिए कुछ जो है महत्वपूर्ण तिथियां बता देते हैं आप लोगों को। तो यहाँ दिया हुआ है 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक जो है हड़प्पा सभ्यता का काल रहा। आगे है 1500 से 1600 ईसा पूर्व तक जो है वैदिक सभ्यता का काल रहा। पहले 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता रहा। उसके बाद जो है वैदिक सभ्यता आया 1500 से 1600 ईसा पूर्व तक। उसके बाद जो है 600 से 325 ईसा पूर्व तक जो है महाजनपद काल रहा। उसके बाद जो है 321 से 185 ईसा पूर्व तक जो है ये मौर्य वंश रहा। तो ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। आगे चलिए, आगे दिया हुआ है महत्वपूर्ण शब्दावली, यानी कि इस चैप्टर में कुछ ऐसे शब्द आए हैं जिनका हमने जो है अर्थ निकाला है। तो आप यहाँ देख सकते हैं श्रेणी। तो इस चैप्टर में श्रेणी शब्द का यूज हुआ है। श्रेणी का मतलब होता है उत्पादकों और व्यापारियों के संघ। जो भी व्यापारी लोग होते हैं उनके अपना अपना हर चीज का संघ होता है, तो वही व्यापारियों के और उत्पादकों के संघ, उसको जो है श्रेणी बोला जाता है। अगला है पेरिप्लस। इसका मतलब होता है समुद्र यात्रा। पेरिप्लस का मतलब होता है समुद्र यात्रा। पतिवेदक, पतिवेदक का मतलब होता है संवाददाता। संवाददाता आप लोग देखे हैं ना, न्यूज रिपोर्टर, जैसे कि रिपोर्टर होता है उस तरह से जो है संवाददाता। अगला है अग्रहार। अग्रहार का मतलब होता है कि वह भूभाग जो ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था, उसे क्या बोला जाता था? अग्रहार। अगला धम। धम का एक अर्थ धर्म भी होता है। और भी दिया हुआ है नैतिक नियमों का पालन करने के लिए जिन साधनों का उपयोग हुआ वे धम्म कहलाए। धम्म किसको कहते हैं? धर्म को भी। और नैतिक नियम को पालन करने के लिए जिन साधनों का उपयोग हुआ उसे धम्म कहा गया। अगला है अभिलेख शास्त्र। अभिलेख शास्त्र का मतलब होता है कि अभिलेखों का अध्ययन, उसी को अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं महत्वपूर्ण रचनाएं एवं उनके लेखक। कौन सी रचना किसने लिखा? तो यहाँ देखिए, पहला है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है चाणक्य ने लिखे थे। उसके बाद है इंडिका। इंडिका पुस्तक का लेखक जो है मेगास्थनीज है। कल्पसूत्र, कल्पसूत्र का जो है भद्रबाहु। बृहदमंजरी, इसके लेखक जो है क्षेमेंद्र। अगला है मुद्रा राक्षस, इसको जो है विशाखा दत्त ने लिखा था। अगला है प्रयाग प्रशस्ति, इसको हरिसेन ने लिखा था। फिर है हर्षचरित, इसको जो है बाणभट्ट ने लिखा था। तो ये जो है ऑब्जेक्टिव में काफी काम आएगा, इसलिए इसको जो है हम लोग चैप्टर का पहले इसको दे दिए हैं ताकि आप अच्छे से इसको याद कर लें। इसको याद करने के बाद आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव जो है आपको छूटेगा नहीं, तो इससे जो है अच्छी तरह से दिमाग में डालें। आगे देखिए, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। तो 327 से 325 ईसा पूर्व तक जो है ये सिकंदर का आक्रमण हुआ। कब? 327 से 325। हाँ, अगर आ गया ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कि सिकंदर का आक्रमण कब से कब तक हुआ, तो आप ये ऑप्शन रहेगा तो आप अच्छे से डाल सकते हैं। इस ऑप्शन को ऑप्शन तुरंत पकड़ लेंगे अगर ये आप याद किए हुए रहेंगे तो। चलिए आगे देखते हैं। 321 ईसा पूर्व, इस समय जो है चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण हुआ। अगला है 320 ईसा पूर्व, इस समय जो है गुप्त शासन का आरंभ हुआ। गुप्त शासन का आरंभ इसी समय में हुआ था। अब आगे देखिए, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, इस समय जो है वर्णित काल माना गया। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी को वर्णित काल माना गया। फिर आगे देखिए 1784 ईस्वी, इस समय क्या हुआ? विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एसोसिएटिक सोसाइटी का अंत हुआ। कब हुआ? 1784। तो क्वेश्चन बन सकता है कि विलियम की बंगाल एसोसिएटिव सोसाइटी का अंत कब हुआ? तो 1784 ईस्वी में। आगे देखिए, आगे है 1838 ईस्वी, इस समय क्या हुआ था? जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपियों का अर्थ निकाला था। क्या हुआ था? 1838 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपियों का अर्थ निकाला था। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपियों का अर्थ कब निकाला था? तो 1838 ईस्वी में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां था जिससे आप लोगों को याद करना था। अब चलिए आगे चलते हैं।
तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। एवं अंतिम शासक बृहद्रथ था। तो आप लोग यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि अगर क्वेश्चन बन जाए कि मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य, और इसका अंतिम शासक तो बृहद्रथ था। तो इस तरह से आप इसका जवाब दे सकते हैं। मौर्य वंश का सबसे पहला नींव जो है चंद्रगुप्त मौर्य ही नहीं रखा था। आगे देखते हैं, गुप्त वंश को भारत का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। गुप्त वंश को क्या कहा जाता है? भारत का स्वर्णिम युग। तो क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का स्वर्णिम युग किसे कहा जाता है? तो गुप्त वंश को। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट्स है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री कौन थी? प्रभावती। उन्होंने जो है भूमि दान किया था। चूंकि संस्कृत ग्रंथों के अनुसार स्त्रियों को जो है यह स्वतंत्र अधिकार नहीं था संपत्ति पर, लेकिन फिर भी प्रभावती ने जो भूमि दान किया था। ऐसा क्यों? तो हो सकता है कि वो रानी थी, इस वजह से ऐसा की होगी। चलिए आगे देखते हैं। कुषाण शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र लगाते थे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव में कि कुषाण शासक अपने नाम के आगे क्या लगाते थे? तो देवपुत्र। आगे चलते हैं। अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। अशोक ने क्या? 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। अगला पॉइंट, ब्राह्मणी लिपि भारत की समस्त भाषाओं की लिपियों की जननी है। क्या है? तो ब्राह्मणी लिपि जो है वो भारत की जितनी भी भाषाओं की लिपि हैं उन सब की जननी है। जननी का मतलब होता है जन्मदाता, जन्म देने वाली। चलिए आगे पॉइंट देखते हैं। अशोक की उपाधियां, अशोक की उपाधियां क्या थी? तो अशोक जो है देवना प्रिय या प्रियदर्शी जो है इसकी उपाधियां मिली थी। अगला है कि महाजनपदों की संख्या 16 थी। महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो 16। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? तो बता सकते हैं 16। अब चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता के 1500 वर्षों के बाद वैदिक सभ्यता आई। पहले सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता था, उसके 1500 वर्षों बाद जो है वैदिक सभ्यता का उदय हुआ। अब यहाँ देखिए ध्यान देने वाली है, वैदिक सभ्यता जो है वो ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि हड़प्पा सभ्यता को हम लोग पिछली बार पढ़ चुके हैं। हड़प्पा सभ्यता कौन सभ्यता थी? शहरी सभ्यता। और ये वैदिक सभ्यता जो है ग्रामीण सभ्यता थी। तो क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि वैदिक सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? शहरी, ग्रामीण, दोनों, कोई नहीं। तो ऑप्शन हम लोग टिक मार सकते हैं कि ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता जो है ग्रामीण सभ्यता थी। और ये वैदिक सभ्यता जो है आर्य लोगों द्वारा बनाया गया सभ्यता था। तो वैदिक सभ्यता में देखिए 4 वेद थे। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद थे। ये सब संस्कृत में लिखे गए थे। आगे ध्यान दीजिए, वैदिक काल, ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो कि हम ये आप लोगों को बता रहे हैं ताकि आप लोगों का ऑब्जेक्टिव इससे आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए वैदिक काल जो है ये 2 थे, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल जो है 2 थे। कौन कौन? ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब अगला पॉइंट पे चलिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना। तो आप लोगों को थोड़ा देर पहले भी थोड़ा बहुत बताए थे इसके बारे में। अब चलिए इसमें डिटेल्स में बताते हैं। तो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है, नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? घनानंद। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो घनानंद। तो नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। किसको? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो घनानंद को पराजित करके यानी हरा कर युद्ध में, और इस मौर्य साम्राज्य का नींव रखा था। नींव रखना, नींव का मतलब होता है जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो सबसे पहले उसको पूजा पाठ करवाते हैं, फिर ये सब नींव डालवाते हैं। नींव मतलब पिलर, ये सब ईंटा रखना, तो जाके फिर घर तैयार करते हैं। तो वही होता है कि किसी काम को करने से पहले जो किया जाता है उसी को नींव कहा जाता है। तो ये जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने ही किया था, यानी कि यही सबसे पहले जो है नींव रखे थे। तो आगे चलिए, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो हैं वो विष्णुगुप्त थे। विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य, तीनों के तीनों जो है इन्हीं का नाम है। तो ये कंफ्यूजन भी हो सकता है, इसीलिए हम यहाँ पर दे दिए हैं कि विष्णुगुप्त का ही नाम चाणक्य और कौटिल्य था।
ये तीनों नाम विष्णुगुप्त का ही था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य, कोई भी बोलिएगा तो राइट आंसर ही होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला है ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ कब और किसने निकाला? तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ कब और किसने निकाला। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पर आप ध्यान दीजिए। तो 1830 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेस ने है इसका अर्थ निकाला था। इस लिपि का उपयोग उस समय के सिक्के और अभिलेखों में था। इस लिपि का उपयोग कहाँ था? तो उस समय के सिक्के और अभिलेखों में था। अगला पॉइंट पे ध्यान देते हैं। तो प्रिंसेस को पता चला कि अधिकांश अभिलेख और सिक्कों पर प्रियदर्शी और मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा है। प्रियदर्शी मनोहर मुखाकृति, मनोहर मुखाकृति मतलब होता है सुंदर मुख वाले उस राजा का जो है नाम लिखा हुआ था। तो आप अगर इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए, देख सकते हैं कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ कब और किसने निकाला, तो आप लोग बोल सकते हैं 1830 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेस ने निकाला था। बाकी डिटेल्स में आप ये डाल सकते हैं अगर लघु उत्तरीय में क्वेश्चन आ गया तो। अगर शॉर्ट मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में आ गया तो आप साफ टिक मार सकते हैं 1830 ईस्वी में। और कौन? तो जेम्स प्रिंसेस। अब देखते हैं अगला टॉपिक हमारा है 16 महाजनपद। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी समय माना गया। ये 16 महाजनपद कब हुआ? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। तो महाजनपद का मतलब क्या होता है इसके बारे में भी समझाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो नगर, लोहे का प्रयोग, सिक्कों का विकास। इस 16 महाजनपद के समय क्या हुआ था? लोहे का प्रयोग और सिक्कों का विकास अधिक हुआ था इस समय। अब जनपद का मतलब समझ लीजिए। महाजनपद ये सब होता क्या है? जनपद, महाजनपद होता क्या है? तो जनपद का मतलब होता है जिला। जैसे कि अभी हम लोग के समय में जिला यानी डिस्ट्रिक्ट जो हम लोग बोलते हैं ना, तो उस समय में जो है जनपद, जिला को जनपद बोला जाता था। अब महाजनपद किसको बोला जाता था? तो महाजनपद जो है अभी हम लोग के समय में जो है राज्य यानी स्टेट हम लोग बोलते हैं। तो उस समय में उस राज्य स्टेट को महाजनपद बोला जाता था। तो उम्मीद है कि ये जनपद और महाजनपद का जो है कंफ्यूजन और डाउट जो है क्लियर हो गया। जनपद किसको बोलेंगे? जिला को, यानी कि अभी के समय में जो हम लोग को जिला है उस समय में उसको जनपद बोला जाता था। अभी के समय में जो हम लोगों का राज्य यानी स्टेट है उस समय में उसको महाजनपद बोला जाता था। तो आज भर के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अब बाकी का जो है अगला टॉपिक्स जो है अगले वीडियो में लेकर आएंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आज भर के लिए इतना ही, बाकी का पार्ट 2 में आएगा। तो बने रहिए मेरे चैनल पर। धन्यवाद।